दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी राजेंद्र सिद्धांती जी। राजेंद्र सिद्धांती जी, आपका स्वागत है। आज हमारे दर्शकों को बताइए, आपका सबसे पहले परिचय दीजिए बाबूजी। देखिए, मेरा जन्म एक छोटे से किसान घर में हुआ है और 1935 से मेरा जन्म है। 1962 से मैं सामाजिक एक्टिविटीज़ में हूँ और 1967 से मैं राजनीति के क्षेत्र में भी चौधरी चरण सिंह जी के साथ एक्टिविटीज़ अपनी शुरू की और 1971-72 तक मैं हरियाणा और दिल्ली का भारतीय क्रांति दल का कन्वीनर रहा और 80 तक मैं टोल साहब के साथ रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या नाम है, उनके बीमार शिमार होने के बाद एक तरह से मैं राजनीति से अलग हो गया। 1996 में मैंने इंडिपेंडेंट लोकसभा का चुनाव लड़ा, इसलिए कि भाई साहब सिंह जी की मुख्यमंत्रीशिप खतरे में ना पड़े अगर बीजेपी का कैंडिडेट हार गया तो। उसके बाद से मैं मोटे तौर पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इतना एक्टिव नहीं हूँ और अब तो मैं शारीरिक तौर पे तो एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन हाँ, दिमागी तौर पे अब भी मैं एक्टिव हूँ सामाजिक एक्टिविटीज़ में। दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन फैला हुआ है, AQI की मात्रा इतनी हाई जा रही है, जो छोटे बच्चों से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक बहुत परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हो? देखिए, पॉल्यूशन का मामला यूँ तो कुछ प्राकृतिक है और हर मौसम में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारी जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार के पास कोई ना विजन है अपना, ना कोई पब्लिक के लिए कोई उनका वेलफेयर का कोई एटीट्यूड है, ना उनका इस पब्लिक के उत्थान के लिए कोई कार्यक्रम है। इसलिए इनकी इस लापरवाही से और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं और ये स्वास्थ्य के पर्पज से और हर तरह से ये नुकसानदेह है। इसमें सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बाबूजी, आपकी उम्र करीब 82 वर्ष हो चुकी है। 88 हो गई, 88 वर्ष हो चुकी है। 88 वर्ष में से और अब तक आपने सरकार का क्या देखा? हमारे देश को करीब 70 वर्ष से भी ज़्यादा आज़ाद होने को आया है, परंतु क्या ना अभी तक हमारे देश का कोई सुधार नहीं हुआ है। जगह जगह रोडों की हालत खस्ता है, हर गलियों में नाली साफ सफाई को लेके सब तरीका की परेशानी जनता को आज भी जो की तो बनी हुई है। क्या कहना चाहते हो? देखिए, सरकार का जनता की परेशानियां और हालात का जहाँ तक सवाल है, वो आपका कहना लगभग ठीक है, क्योंकि पिछले 65 साल करीब ये 10 साल, अगर 75 में से ये 10 साल निकाल दें तो पिछले 65 साल हमारे देश के आज़ादी के नाम पर भी समझो कि वो एक तरह से बर्बाद हुए और ऐसे ही मान लो कि वेस्ट चले गए। और हम शायद आज़ादी का मतलब ही ये समझ बैठे थे 2014 से पहले कि आज़ादी के मायने ये हैं कि काम कुछ भी ना हो, जो का त्यों हो, और क्या नाम है, राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियां अपने सत्ता में आएँ, वायदे करें और ऐसे ही अपना टाइम पास करते रहें। क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार को और इन सारी समस्याओं को राजनीतिक तौर पे चुनाव लड़ने का एक माध्यम बना लिया था पॉलिटिकल पार्टियों ने, कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये समझती थी कि भाई उस किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं भ्रष्टाचार और ये सब कुछ बातें अगर होंगी तो हमें पॉलिटिकली यानी चुनाव में फ़ायदा होगा, इनकी आलोचना करने में हमें चुनावी फ़ायदे होंगे। तो इन सारी बातों को हमने चुनाव के लिए रख लिया था।
काम करने के लिए हम इसलिए नहीं करना चाह रहे थे कि ये चुनावी वायदे खराब हो जाएंगे फिर, और ये चुनावी प्रचार खराब हो जाएगा, इसलिए किसी ने, और किसी ने भी क्या, एक ही सरकार, एक ही पार्टी का राज रहा है 50 साल तक, तो हम तो ये कतई समझ बैठे थे और शायद यही स्टाइल होगा, यही तरीका होगा। लेकिन 2014 के बाद हमें पता लगा कि आज़ादी क्या है और सुधार क्या होता है, विकास क्या किसे कहते हैं और ईमानदारी क्या है। तो ये सब बातें तो 2014 के बाद से पता लगने लगी हैं, और पता लगी हैं। कुछ उसकी दो वजह हैं कि पहली वजह ये कि मोदी जी का आना इस बात का परिचायक है, इस बात की निशानी है कि हमें इतना पता लगा। और दूसरी ये है कि ये जो सोशल मीडिया जो आया, इसने हमें हमारी पुरानी परिस्थिति का, पुराने इतिहास का, हमें असली का नकली का भेद बताया। तो हमें पता लगने लगा कि भाई क्या हो रहा है। और उस होते होते में 50 साल से बिगड़ा हुआ तमाशा, 65 साल से बिगड़ा हुआ तमाशा 10 साल में इतना आसानी से तो ठीक हो नहीं सकता जितनी हमें संभावना है या जितना हम चाहते हैं। और इस ना चाहने और इस चाहने की वजह से, ना होने की वजह से हम बेसब्रे हैं इस मामले में कि भाई हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, और नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो इसके बारे में अब 65 साल से बिगड़ा हुआ नक्शा देश का 10 साल में जितना साफ होना चाहिए, जितना वो सुथरा होना चाहिए, उसने में काफ़ी से ज़्यादा सुधार हुआ है, काफ़ी से ज़्यादा हो रहा है। और अब ये तो एक अलग बात है कि अपोजिशन जो है, आज की अपोजिशन, आज का विपक्ष जो है सिर्फ विपक्ष नहीं है, बल्कि एक तरह से व्यक्तिगत तौर पे प्रधानमंत्री का कह लो अपोनेंट है, एक तरह से उसका बुनियादी तौर पे मान लो शत्रु है। उस शत्रुता की वजह से जो कुछ होना भी चाहिए था वो भी इतना नहीं हुआ, इस शत्रुता की वजह से, क्योंकि विपक्ष का जो है वो सार्थक विपक्ष नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। विपक्ष सिर्फ आलोचना। अभी विपक्ष पति धनखड़ जी की के नाम से जो जी हाँ जो अपशब्द कहे उनके बारे में के नाम से काफी वो किया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आज का जो ये विपक्ष है ये विपक्ष नहीं रहा है। डेमोक्रेसी में आलोचना की तो गुंजाइश है, लेकिन विरोध की के लिए कोई जगह नहीं है। और आज का विपक्ष जो है, लेकिन हमारे देश में आज़ादी के मिलने के बाद राजनीति में विपक्ष का एक शब्द, दूसरा विरोध शब्द भी आ गया, और उस विरोध का बिगड़ते 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 आज एक व्यक्तिगत दुश्मनी पे बात पहुंच गई है। आज का विपक्ष जो है वो विपक्षी नहीं बल्कि विरोधी ज़्यादा है, और विरोधी होने के वजह से वो इस सरकार के हर पहलू पर, इस सरकार के हर गतिविधि पर, इस सरकार के हर कार्यक्रम की बिना ये सोचे समझे कि इसमें देश का, जनता का कितना भला या कितना अच्छापन है, उसका ख्याल किए बिना ही वो उसकी आलोचना कर रहा है। और उसकी आलोचना बिगड़ते बिगड़ते जो है राष्ट्र विरोधी बनती जा रही है, और राष्ट्र विरोधी तत्व उसके वो हमारे विपक्ष की बातों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और क्या नाम है, ये हालात उसकी वजह से ज़्यादा खराब हो रहे हैं। इस विपक्ष को जनता से या इस देश की किसी भलाई से, विकास से कोई मतलब नहीं है। इनको तो अपने निजी स्वार्थ से मतलब है, क्योंकि जितना भी ये विपक्ष है ये सारा या तो बेल पे है, सारे एक तरह से भ्रष्टाचार के सारे आरोपी हैं, सारे ये परिवारवाद के चक्कर में हैं। और आज जितना भी ये विरोध कर रहे हैं ये अपने भ्रष्टाचारी कैरेक्टर को छुपाने के लिए ही सारा विरोध कर रहे हैं। इनका किसी देश के विकास से, किसी देश की भलाई से, किसी जनता की भलाई से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बाबूजी, 500 वर्ष बाद हमारे रामलला अयोध्या में बड़ी धूमधाम के साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है 22 जनवरी को।
तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हो आप? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई ये ठीक है कि भाई हर आदमी तो वहाँ पहुँच नहीं सकेगा। जो मेरे जैसे भी कुछ हैं उम्र के हिसाब से या शारीरिक तौर पे या आर्थिक तौर पे या किसी भी वजह से हर आदमी तो वहाँ नहीं पहुँच सकेगा। हर आदमी को अपने घर में जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश कह लो या इंस्ट्रक्शंस कह लो या उनकी जैसी तमन्ना है, जैसा वो बता रहे हैं, उसी तरह से हमें एक हफ्ता पहले से अपने घर की सजावट में, अपने घर के वातावरण में, अपने मंदिरों के वातावरण में, अपने उसके वातावरण में सफाई के तौर पे और पूजा पाठ के तौर पे हर तरह से हमें एक हफ्ता पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के कथनानुसार हमें एक्टिविटीज़ अपनी शुरू कर देनी चाहिए 14 तारीख के बाद से। और दूसरी बात ये कि हमें क्या नाम है, इस बात के लिए कि भाई हम अपने गांव में उस 22 तारीख को राम जी की मूर्ति का और हर तरह की पूजा पाठ का और हर तरह से यथासंभव हर तरह से हम उस कार्यक्रम को अपने गांव में, अपने कॉलोनियों में, अपने इलाके में मनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, ज़्यादा से ज़्यादा वो हों, तो उसको उसी हिसाब से मनाएं जैसा वो अयोध्या में मनने जा रहा है। मैं इस 9 वर्ष के उसमें अपने हरियाणा के कल्चर के जो हमारे वो हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान मोटे तौर पे हमारे उसमें हमारी कल्चर में इस मकर संक्रांति के दिन जो है वो दादा दिवस मनाया जाता है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देहात में दादा दिवस को सार्वजनिक तौर पे मनावें। मंदिर वगैरह में पहले हमारे यहाँ बड़े बूढ़ों को नई नवेली बहुएं जो हैं वो रजाई से, कंबल से उनका सम्मान किया करती थी। आजकल उसको दादा दिवस के नाम पे मनाएं और सारे समाज में इस बात का वो हो ताकि हमें इकट्ठा होने का भी इसमें मौका मिले और सामूहिक तौर पे ऐसे आयोजनों को करके नई पीढ़ी को भी हम प्रोत्साहित कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।